हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका नर्सिंग विद पर्पस पर। मैं हूं भव्या और आज हम एक ऐसी क्लिनिकल स्किल के बारे में बात करने वाले हैं जो हर उस घर की ज़रूरत है जहां डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है। इंडिया को दुनिया की डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है। आज लगभग हर दूसरे तीसरे घर में एक ग्लूकोमीटर रखा हुआ है। हम अपने पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का या खुद का ब्लड शुगर रेगुलरली चेक करते हैं। लोग बरसों से अपना ब्लड शुगर टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कई बार उनकी टेक्निक कम्प्लीटली गलत होती है और इस एक छोटी सी टेक्निक एरर की वजह से रीडिंग्स गलत आती हैं और उस गलत रीडिंग के बेसिस पर इंसुलिन का डोज या मेडिसिन की मिलीग्राम्स एडजस्ट हो जाती हैं, जो कि पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है। टेस्टिंग प्रोसेस समझने से पहले हम डाइजेशन, डायबिटीज और न्यूट्रिशन का साइंस समझेंगे। जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं। ग्लूकोज हमारी बॉडी के सेल्स का प्राइमरी फ्यूल यानी ईंधन है, लेकिन ग्लूकोज अपने आप सेल्स के अंदर नहीं जा सकता। उसे एक चाबी की जरूरत होती है और वो चाबी है इंसुलिन, एक हार्मोन जो हमारा पैंक्रियाज बनाता है। डायबिटीज में दो प्राइमरी क्लिनिकल सिनेरियोज होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज जिसमें पैंक्रियाज इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनाती, और टाइप 2 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन बनता तो है लेकिन सेल्स उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते। दोनों ही केसेस में रिजल्ट सेम होता है। ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाता और ब्लड में इकट्ठा होने लगता है। इसे हम हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। अगर ब्लड में शुगर लंबे समय तक ज्यादा रहे तो ये हमारी ब्लड वेसल्स को कम्प्लीटली डैमेज कर देता है, जिससे नेफ्रोपैथी यानी किडनी डैमेज, रेटिनोपैथी यानी ब्लाइंडनेस और न्यूरोपैथी यानी नर्व डैमेज जैसे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ता है। जब आप लैब में ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो फ्लेबोटोमिस्ट आपकी वेन से सिरिंज के थ्रू ब्लड निकालता है। वो होता है वीनस प्लाज्मा। लेकिन जब आप घर पर ग्लूकोमीटर से टेस्ट करते हैं तो वो आपकी उंगली से निकला कैपिलरी होल ब्लड होता है। इन दोनों में हमेशा 10 से 15% का क्लिनिकल डिफरेंस होता है। लैब की रीडिंग हमेशा थोड़ी सी ज्यादा एक्यूरेट और थोड़ी हायर साइड पर होती है। इसलिए कभी भी अपने होम ग्लूकोमीटर को डायरेक्ट लैब रिपोर्ट से डॉट टू डॉट कंपेयर करके पैनिक मत कीजिए। ग्लूकोमीटर का मेन काम डेली ट्रेंड्स और एक्यूट फ्लक्चुएशंस जैसे अचानक शुगर का गिर जाना को कैच करना है। चलिए अब प्रैक्टिकली समझते हैं कि टेस्ट करना कैसे है। और यहाँ पर आती है सबसे पहली और सबसे कॉमन क्लिनिकल गलती। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में जब नर्स शुगर टेस्ट करती हैं तो वो पहले उंगली को एक अल्कोहल स्वैब से क्लीन करती हैं। आम लोग भी केमिस्ट से अल्कोहल स्वैब्स ले आते हैं और घर पर वही फॉलो करते हैं, लेकिन करंट मेडिकल गाइडलाइंस होम मॉनिटरिंग के लिए अल्कोहल स्वैब्स का डेली यूज स्ट्रांगली डिस्करेज करती हैं। क्यों? इसके 3 बड़े क्लिनिकल रीजंस हैं। पहला, अल्कोहल एक ड्राइंग एजेंट है। अगर आप दिन में 2 या 3 बार सेम उंगली पर अल्कोहल लगाएंगे तो वहाँ की स्किन कम्प्लीटली ड्राई, हार्ड और कैलस्ड हो जाएगी, जिससे आगे चलकर प्रिकिंग बहुत पेनफुल हो जाती है। दूसरा, अगर आपने अल्कोहल लगाया और उसको पूरी तरह सूखने नहीं दिया और गीले में ही नीडल चुभा दी तो अल्कोहल आपके ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। अल्कोहल खून को डाइल्यूट कर देता है और स्ट्रिप के केमिकल एंजाइम ग्लूकोज ऑक्सीडेज के साथ रिएक्ट करता है, जिससे आपकी रीडिंग हमेशा फॉल्सली लो आएगी। तीसरा, अगर आपके हाथ पर खाने का कोई कण या फ्रूट का जूस लगा है तो अल्कोहल स्वैब उस शुगर को प्रॉपरली रिमूव नहीं कर पाता, वो बस उसे स्किन पर इधर उधर स्प्रेड कर देता है। तो बेस्ट मेथड क्या है? वार्म वाटर एंड सोप। गुनगुने पानी से हाथ धोने से न सिर्फ स्किन सरफेस कम्प्लीटली क्लीन होती है, बल्कि वार्म टेम्परेचर की वजह से उंगलियों में वैसोडाइलेशन होता है, यानी ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती हैं और वहाँ खून का फ्लो बढ़ जाता है। इससे प्रिक करने के बाद ब्लड का ड्रॉप इजीली निकल आता है
और बिना निचोड़े हाथ धोने के बाद उन्हें एक क्लीन टॉवल से कम्प्लीटली ड्राई जरूर करें। एक भी ड्रॉप पानी रीडिंग को बदल सकता है। अब आते हैं लैंसेट डिवाइस पर। लैंसेट पेन में 1 से लेकर 5 तक डेप्थ सेट करने का ऑप्शन होता है। अगर पेशेंट की स्किन पतली है तो डेप्थ 1 या 2 पर रखें। अगर स्किन थिक है या पुरुषों के रफ हैंड्स हैं तो 3 या 4 पर सेट करें। एक लैंसेट नीडल को आइडियल कंडीशंस में सिर्फ एक बार यूज करना चाहिए, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ब्लंट बहुत ही हो जाती है और बार बार यूज करने से टिश्यू डैमेज और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सी उंगली में प्रिक करना है और कहाँ प्रिक करना है। कभी भी अपने थंब और इंडेक्स फिंगर को प्रिक मत कीजिए। ये हमारी सबसे ज्यादा यूज होने वाली उंगलियां हैं। इनमें दर्द होगा तो आपको दिन भर प्रॉब्लम होगी। हमेशा मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर या लिटिल फिंगर का यूज करें। इन्हें रोटेट करते रहें, लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उंगली में प्रिक कहाँ करना है। 99% लोग उंगली के बिल्कुल बीचों बीच नीडल चुभाते हैं। ये अनाटॉमिकली सबसे गलत जगह है। हमारी उंगली के बिल्कुल सेंटर में सबसे ज्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं। अगर आप वहाँ प्रिक करेंगे तो पेशेंट को सबसे ज्यादा पेन होगा। सही टेक्निक ये है कि हमेशा उंगली की साइड में यानी लैटरल एजेस पर प्रिक करें। वहाँ पेन रिसेप्टर्स बहुत कम होते हैं और कैपिलरी बेड्स बहुत डेंस होती हैं। पेन कम होगा और ब्लड बहुत आसानी से निकलेगा। अब आते हैं टेस्ट के एग्जैक्ट मोमेंट पर। यहाँ एक ऐसी गलती होती है जो हॉस्पिटल्स में नए नर्सिंग स्टूडेंट्स से लेकर घर पर पुराने पेशेंट्स तक सब करते हैं, जिसे हम कहते हैं मिल्किंग द फिंगर। मान लीजिए आपने लैंसेट से प्रिक किया लेकिन खून बाहर नहीं आया। अब आप क्या करते हैं? आप उंगली को जोर से दबाते हैं, निचोड़ते हैं ताकि खून बाहर आ जाए। इसको एग्जैक्टली यहीं रोकिए। मेडिकल साइंस में हेवी स्क्वीजिंग स्ट्रिक्टली मना है। जब आप टिश्यू को जोर से निचोड़ते हैं तो आप सिर्फ कैपिलरी ब्लड बाहर नहीं निकाल रहे होते। आपके दबाने की वजह से सेल्स के आसपास जो पानी होता है, जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, वो भी पुश होकर खून के साथ बाहर आ जाता है। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपके कैपिलरी ब्लड को कम्प्लीटली डाइल्यूट कर देता है और इस वजह से आपका ग्लूकोमीटर आपको एक ऐसी लो रीडिंग देगा जो सच में है ही नहीं। ये बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर प्रिक करने पर ब्लड ना आए तो उंगली के टिप पर दबाव मत डालिए। अपने हाथ नीचे लटकाइए और उंगली का बेस, जहाँ से उंगली शुरू होती है, उसको हल्के हल्के हाथ से मसाज करते हुए टिप की तरफ आइए। इससे ब्लड फ्लो अपने आप टिप तक आ जाएगा। यहाँ एक और एडवांस क्लिनिकल प्रोटोकॉल है जिसे वाइप अवे द फर्स्ट ड्रॉप कहते हैं। जब पहला खून का ड्रॉप निकले तो उसे स्ट्रिप पर मत लगाइए। एक क्लीन कॉटन या टिश्यू लीजिए और उस पहले ड्रॉप को पोंछ दीजिए, क्योंकि उस ड्रॉप में मैक्सिमम इंटरस्टिशियल फ्लूइड और स्किन सरफेस के टिश्यूज के डिब्री मिक्स होते हैं। पहला ड्रॉप पोंछने के बाद हल्की सी मसाज करके जो दूसरा ड्रॉप निकलता है वो प्योर कैपिलरी ब्लड होता है। अपनी टेस्ट स्ट्रिप को हमेशा उस सेकेंड ड्रॉप पर लगाइए। स्ट्रिप पर ब्लड लगाने का भी एक तरीका होता है। लोग ब्लड को स्ट्रिप पर पेंट करने लगते हैं या घिसने लगते हैं। नहीं, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स कैपिलरी एक्शन पर काम करती हैं। आपको बस स्ट्रिप के एज को ब्लड ड्रॉप से हल्का सा टच करना है। स्ट्रिप वैक्यूम की तरह ब्लड को अपने आप अंदर सक कर लेगी। उसके बाद 5 सेकेंड्स का वेट करें और आपकी एक्यूरेट रीडिंग आपके सामने होगी। टेक्निक के बाद जो सबसे बड़ा क्लिनिकल कंफ्यूजन है वो है टाइमिंग ऑफ टेस्ट का। 3 टाइप के टेस्ट टाइमिंग सबसे कॉमन है, FBS, PBPS और RBS। पहला होता है FBS यानी फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि सुबह उठकर कभी भी चेक कर लिया। मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से फास्टिंग का मतलब है 8 से 10 घंटे की स्ट्रिक्ट नो कैलोरी विंडो। आप पानी पी सकते हैं पर उसके अलावा कुछ नहीं। रात को डिनर करने के ठीक 8-10 घंटे बाद मॉर्निंग में जो पहला टेस्ट होता है वो फास्टिंग है। इसमें जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए वो होता है 100 mg पर डेसीलीटर से कम। प्री डायबिटिक रेंज कहते हैं 100 से 125 mg पर डेसीलीटर और डायबिटिक रेंज होती है 126 mg पर डेसीलीटर या उससे ज्यादा। दूसरा होता है
पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर यानी PPBS। पोस्ट प्रैंडियल का मतलब होता है खाना खाने के बाद यानी 2 घंटे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मील। जिस सेकंड आपने खाने का पहला निवाला अपने मुंह में रखा था, डाइजेशन और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन उसी सेकंड स्टार्ट हो गया था। अगर आपने दोपहर 1 बजे खाना शुरू किया और 1:30 बजे खत्म किया तो आपका PPBS टेस्ट ठीक 3 बजे होना चाहिए, न कि 3:30 बजे। ये एक पॉइंट ऑफ डिटेल इंसुलिन की डोसेस को पूरी तरह चेंज कर सकती है। नॉर्मल रेंज खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर 140 mg पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। और तीसरा होता है RBS यानी रैंडम ब्लड शुगर। ये टेस्ट दिन में किसी भी वक्त किया जा सकता है, इररेस्पेक्टिव कि आपने कब खाना खाया। अगर आपका रैंडम शुगर 200 mg पर डेसीलीटर से ऊपर है और आपको सिम्टम्स हैं जैसे बार बार प्यास लगना, बाथरूम जाना एटसेट्रा, तो ये एक क्लियर इंडिकेटर है क्लिनिकल डायबिटीज का। एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हमें उन वेरिएबल्स का भी पता होना चाहिए जो ग्लूकोमीटर की रीडिंग में एरर का काम कर सकते हैं। पहला, एक्सपायर्ड स्ट्रिप्स के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम होता है। ये एंजाइम हवा और ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आकर डिग्रेड हो जाता है। अगर आप एक्सपायर हो चुकी स्ट्रिप्स यूज कर रहे हैं या ऐसी स्ट्रिप्स यूज कर रहे हैं जिनका डब्बा पूरी रात खुला रह गया था, तो आपकी रीडिंग गारंटीड गलत आएगी। डब्बा हमेशा टाइटली बंद रखें। दूसरा, हेमाटोक्रिट लेवल्स। ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन पॉइंट है। हेमाटोक्रिट का मतलब होता है आपके खून में रेड ब्लड सेल्स का परसेंटेज कितना है। अगर पेशेंट सिवियरली एनीमिक है तो ये एक लो हेमाटोक्रिट वाली कंडीशन है और यहाँ ग्लूकोमीटर फॉल्सली हाई रीडिंग दे सकता है। और अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है या उसे पॉलीसाइथीमिया है तो यहाँ हाई हेमाटोक्रिट वाली कंडीशन है और यहाँ प्लाज्मा वॉल्यूम कम होने की वजह से रीडिंग फॉल्सली लो आ सकती है। तीसरा, टेम्परेचर। एक्सट्रीम ठंड या एक्सट्रीम गर्मी में मीटर ठीक से काम नहीं करता। हमेशा रूम टेम्परेचर पर टेस्ट करें। अगर आपके हाथ बहुत ठंडे हैं तो पहले उन्हें आपस में रब करके वार्म कर लें, जिससे ब्लड फ्लो वापस फिंगर टिप्स तक आ जाए। बस इतनी सी नॉलेज आपके ब्लड शुगर टेस्टिंग में काफी डिफरेंस ला सकती है। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिर्फ एक मैकेनिकल टास्क नहीं है, ये आपके पेशेंट का मेटाबॉलिज्म का एक रियल टाइम डैशबोर्ड है। एक एक्यूरेटली ली गई 90 mg पर डेसीलीटर की रीडिंग और एक गलत तरीके से ली गई 40 mg पर डेसीलीटर की रीडिंग के बीच सिर्फ एक टेक्निक का फर्क है, लेकिन नतीजे में ये फर्क एक नॉर्मल दिन और ICU में एडमिट होने के बीच का हो सकता है। डायबिटीज मैनेजमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सही रीडिंग ही आपके डॉक्टर को सही ट्रीटमेंट प्लान बनाने में मदद करती है। अगर आपको मैकेनिज्म और टेक्निक समझ आ गई है तो आप अपने ट्रीटमेंट का चार्ज खुद ले सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी मेडिकल अंडरस्टैंडिंग में वैल्यू ऐड की है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल नर्सिंग विद पर्पस पे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।